नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम लोग नाटक के उद्भव और विकास के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग नाटक के लक्षण, गुण या फिर विशेषता जो भी कहें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि नाटक की जो उत्पत्ति है वो वेदों के काल से ही हो चुकी थी और उसी से संबंधित पॉइंट्स को हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में यहाँ से मेनली 2 क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं कि नाटक के गुण या लक्षण को बताइए और या फिर उसके उद्भव और विकास को बताइए। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो सबसे पहले आप एक अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में अच्छा रहे। तो यहाँ से जो भी कुछ पॉइंट्स आपको नोट करें उसको बार बार रिवीजन करते रहें ताकि एग्ज़ाम तक कोई प्रेशर ना हो और अच्छे से याद हो जाए। और मेनली आपका ऑनर्स पेपर है तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए बार बार रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको अपना नोट्स बनाएं ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ श्लोक भी बताऊंगी जो कि हर एक एग्ज़ाम में, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें इन श्लोक को लिखने से मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, संस्कृत के क्वेश्चन में अगर आप बिना श्लोक के क्वेश्चन को बना देते हैं तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने का चांस होता है, और अगर आप श्लोक को लिखते हैं, 2-3 श्लोक को लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ श्लोक को भी रखा है, उसको आप ज़रूर याद करें। और यहाँ पे जो बाकी हिंदी वाला पार्ट होगा, जो हम समझेंगे नाटक को, उसको आप याद ना करें, बस उसको एक कहानी के तौर पर समझ लें। उसको समझने से क्या होगा कि आप बस उसको रीडिंग करिए और समझिए और एग्ज़ाम में जाके अपने मन से उसको लिख दीजिए। ज़्यादा इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस श्लोक को आप अच्छे से याद करें। ठीक है, ताकि श्लोक याद हो और बार बार श्लोक को खुद से लिखें उसको, ताकि एग्ज़ाम में उसको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको हिंदी रीडिंग करना है और रीड करके उसको समझना है और ज़्यादा उसको याद नहीं करना है। ठीक है, और श्लोक जो होगा उसको याद करना है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा नाटक के लक्षण, गुण अथवा विशेषता। मतलब कि ये जो नाटक है इसके गुण क्या हैं, आखिर इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएँ पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण नाटक को आपके सामने में रखा है ताकि इस नाटक को जान के आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटकें हैं। ठीक है, बाकी अगर आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको ये नाटक देखने को मिलता होगा, जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट में, कि ये सब जो हैं कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो जीके में भी और सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कालिदास का जो नाटक है वो 3 नाटक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम। ये 3 नाटक महाकवि कालिदास के बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है संस्कृत के एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस आपको अभी क्या करना है, इसका नाम याद रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। ठीक है, चलिए, दूसरा नंबर जो नाटक है हमारा वो है महाकवि भास का। ठीक है, और उनका नाटक का नाम क्या है, स्वप्नवासवदत्तम। फिर है शूद्रक, तो इनके नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। फिर है विशाखदत्त, इनके नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस। फिर है कृष्ण मिश्र, जिनके नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदयम। फिर है जयदेव, जिनके नाटक का नाम है गीत गोविंद। और फिर है भवभूति। ठीक है, तो भवभूति जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका नाटक का नाम क्या है, उत्तर रामचरित और फिर मालती माधव। तो इतने जो कुछ नाटक हैं जो कि आपको नाम इसके याद होने ही चाहिए और आप अपने एग्ज़ाम में इसको ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके लक्षण को पढ़ेंगे, इसके गुण विशेषता को पढ़ेंगे। देखिए, नाटक संस्कृत साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग है। इसे सामान्यतः दृश्य काव्य के रूप में तथा रूपक के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो नाटक है, सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें थोड़ा सा नाटक के बारे में परिचय कराना है। ठीक है, एग्जामिनर जो होगा उसको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो आप क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर जो लिखते हैं, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट ने यहाँ पे कुछ नाटक के बारे में बेसिक पॉइंट को लिखा है। ठीक है,
आप तो जानते ही हैं कि नाटक क्या होता है, उसको दृश्य काव्य भी कहते हैं, लेकिन वही चीज़ आपको एग्जामिनर को समझाना है। इसीलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम कि नाटक जो है वो संस्कृत का एक गौरवपूर्ण अंग है, या फिर आप अपने मन से भी कुछ अच्छा सा ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग दृश्य काव्य के रूप में जानते हैं या फिर रूपक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य को ही हम लोग नाटक कहते हैं, नाटक को ही दृश्य काव्य कहते हैं। अब हम समझाएंगे कि दृश्य काव्य क्या होता है। तो दृश्य काव्य हम उसको बोलते हैं जो नेत्रों के माध्यम से हमारे हृदय में पहुंचता है और हमें आनंद प्रदान करता है। ठीक है, इसी को हम लोग दृश्य काव्य कहते हैं, इसी को हम लोग नाटक कहते हैं। चलिए, अब ये नाटक क्या हुआ, नाटक भी इसका नाम है, रूपक भी इसका नाम है, दृश्य काव्य भी इसका नाम है। तो नाटक क्या होता है कि अवस्था का अनुकरण जब नट करता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई प्रेजेंट सिचुएशन होता है और उस सिचुएशन को जब बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा एक नट किया जाता है, ठीक है, उसका अनुकरण किया जाता है, तो उसको हम लोग नाटक कहते हैं। जैसे महाकवि कालिदास द्वारा एक रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा उस अवस्था का जो है अनुकरण किया गया है, तो उसको हम लोग नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग संस्कृत में एक लाइन में लिख देंगे, अवस्था कृतिर्नाट्यम। ठीक है, जब किसी अवस्था का अनुकरण करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब हम उसको नाटक कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर लिख दीजिए, अवस्था कृतिर्नाट्यम। यहाँ पे मैंने जिस पॉइंट्स को हाईलाइट किया है उस पॉइंट को आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है और एग्ज़ाम में आपको भी इसी तरह से उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो लाइन को छोड़ के, ताकि एग्ज़ामिनर को इस चीज़ का पता चल जाए कि आपने इसको साफ से लिखा है और साथ ही वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा काव्येषु नाटकं रम्यम। अर्थात काव्यों में जो है और सारे काव्य होते हैं, जैसे कि दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य तो हमारा नाटक हुआ, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, गद्य काव्य, ठीक है, ये सब आते हैं। तो क्या है, उन सबको हम अपने नेत्रों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दृश्य काव्य जो होता है उसको हम लोग अपने नेत्रों के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो काव्यों में जो है वो नाटक सबसे ज़्यादा रमणीय होता है। क्यों रमणीय होता है? क्योंकि हम नाटक को अपने आँखों से देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। व्यक्तियों का अनुभव है कि सभी को किसी वस्तु को सुनने की अपेक्षा उसे देखने में अत्यधिक आनंद आता है, इसीलिए नाटक सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, पहले हमने इस पॉइंट को लिखा है, पहले हमने यहाँ पे ये चीज़ दिया कि काव्येषु नाटकं रम्यम। फिर उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि व्यक्तियों को ज़्यादा सुनने की अपेक्षा देखने में आनंद मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़, जैसे कि आप रामायण को ही ले लीजिए, अगर आपको रामायण सुनने को दे दिया जाए और फिर देखने को दे दिया जाए, तो आप दोनों में क्या चूज़ करेंगे? देखना ही पसंद करेंगे। इसीलिए आदमी का ये लक्षण होता है कि वो सुनने की अपेक्षा देखना अधिक पसंद करता है। तो कहा गया है कि सुनने की अपेक्षा जब हम अधिक उसको देखना पसंद करते हैं, इसीलिए जो है नाटक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि नाटक को आँख के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तभी हमारा हृदय जो है आनंदित होता है। ठीक है, इसीलिए नाटक को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, और यही नाटक का क्या हुआ, लक्षण, जो हमने अभी क्वेश्चन के रूप में देखा है। चलिए, इसीलिए नाटक की क्षमता चित्र से भी की गई है। अब इसी में हम इस पॉइंट को ऐड करेंगे कि जब हम नाटक को अपने नेत्रों से देख सकते हैं, इसीलिए नाटक की क्षमता किससे ली गई है, चित्र से। क्यों? क्योंकि चित्र को हम लोग आँख से देखते हैं, इसीलिए नाटक को चित्र के समान माना गया है। ठीक है, नाटक की क्षमता चित्र से की गई है। अब इसी को संस्कृत में लिखेंगे, संदर्भेषु 10 रूपक्षय तद्विचित्रं चित्रपटवद विशेषा कल्यात। ठीक है, इस पॉइंट को आप ज़रूर ऐड करिएगा और इसको अच्छे से याद कर लेना है इस श्लोक को, कि नाटक जो है उसको हम लोग चित्र के रूप में उसकी क्षमता देते हैं, और साथ ही नाटक को हम लोग अपने नेत्रों के माध्यम से देख सकते हैं। इसीलिए नाटक जो है हर एक काव्य में सबसे उत्कृष्ट है और सबसे रमणीय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार
चित्र भिन्न भिन्न के सम्मिश्रण से दर्शकों के चित्त में रस का श्रेय बहाता है, ठीक उसी प्रकार नाटक की वेशभूषा, नेपथ्य आदि दर्शकों के हृदय में आनंद का उदय कराता है। देखिए, जिस प्रकार अनेक रंगीन चित्र होते हैं, तो उस चित्र को देखकर एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही आनंद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाटक की जो क्षमता है वो भी चित्र से की गई है। ठीक है, और नाटक में जो है वेशभूषा, नेपथ्य, जो आप जब नाटक पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि नेपथ्य क्या होता है और फिर वेशभूषा, ये सब नाटक में जो प्रयोग किए जाते हैं ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशली नाटक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि नाटक की जो वेशभूषा होती है, नेपथ्य आदि, ये सब दर्शकों के हृदय में आनंद का उदय कराते हैं। इसीलिए नाटक जो है हर काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट, नाटक का उद्देश्य अत्यंत महत्वशाली होता है। भरत ने अब नाटक को सार्ववर्णिक वेद कहा है। भरत मुनि जो है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, नाटक को सार्ववर्णिक वेद। हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था और ये एक नाटक का लक्षण है। ठीक है, इसके उत्पत्ति के संबंध में हमने देखा था और यहीं से कुछ पॉइंट्स को हमने लिया था। तो नाटक को क्या कहा जाता है, सार्ववर्णिक वेद। सार्ववर्णिक वेद कहने का मतलब है कि यह जो है हर वर्ण देख सकता है। ठीक है, जैसे कि पुराण और पहले के ज़माने में जब वेद ये सब होते थे तो ये हर वर्ण को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, हर वर्ण इसको नहीं पढ़ सकता था, लेकिन नाटक जो है वो हर वर्ण पढ़ सकता है, इसीलिए हम इसको सार्ववर्णिक वेद के नाम से जानते हैं। चलिए, हर वर्णों के लिए ये है नाटक जो है। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है और अधिक। नाटक जो है वो शक्तिहीनों के हृदय में शक्ति का संचार कराता है, शूरवीरों के हृदय में उत्साह को बढ़ाता है, अज्ञानियों का ज्ञान बढ़ाता है और विद्वान की विद्वत्ता का वो उत्कर्ष करता है। ठीक है, नाटक की इतनी विशेषता है कि किसी भी प्रकार का वो इंसान हो, अगर वो मूर्ख है, ठीक है, अगर वो शक्तिहीन है, अगर वो विद्वान है, तो हर एक के लिए नाटक का जो कार्य है वो अलग अलग है। हर एक व्यक्ति के लिए नाटक जो है वो लाभदायक है और हर एक व्यक्ति को उससे सीख भी मिलती है। जिस प्रकार से काव्यों को पढ़ने से हमें सीख मिलती है, उसी प्रकार नाटक को पढ़ने से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। और नाटक जो है अपने चरम पर वो उत्कृष्ट है, यानी कि हर एक काव्य में नाटक क्या है, उत्कृष्ट है। यही उसकी एक उत्तम विशेषता हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विशाल विश्व के तट पर सुख दुख की जो प्रवृत्तियाँ अपना खेल दिखाती है तथा मानव जीवन को सुखमय दुखमय बनाती है, उन सब का चित्रण नाटक का अपना विशिष्ट उद्देश्य है। यानी देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते रहते हैं। ठीक है, तो नाटक में क्या है, कोई नाटक दुखांत भी होता है, कोई नाटक सुखांत भी होता है। तो कहा गया है कि इस विश्व में जितने भी सुखमय और दुखमय ये दिन आते हैं, उन सब का चित्रण नाटक का अपना विशेष उद्देश्य होता है। यानी कि इस कोई नाटक दुखांत होता है, यानी कि उसमें केवल दुख के ही वर्णन होते हैं, जिसको देखकर व्यक्ति को एक आशा जगती है और वो सोचता है, ठीक है, वो सोचता है कि दुख जो है वो हर एक के जीवन में आता है। और इसी तरह कुछ नाटक सुखमय होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ सुखी चीज़ों का ही वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार जीवन के हर एक दशा का, हर एक चीज़ का चित्रण नाटक के द्वारा करना संभव है, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का हो। इसीलिए भरत मुनि ने कहा है, ठीक है, भरत मुनि ने इसी बात पर कहा है, किस बात पर, कि नाटक जो है वो दुखांत भी हो सकता है और सुखांत भी हो सकता है। तो भरत मुनि का कहना है कि कोई भी ऐसा ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग अथवा कर्म नहीं है जो इस नाट्य से नहीं दिखलाई पड़ता हो। अब देखिए, जब हम लोगों ने बात किया कि नाटक जो है वो सुखांत और दुखांत दोनों है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत हर चीज़ समाहित है। ठीक है, नाटक के अंतर्गत हर चीज़ समाहित है, हर चीज़ का नाटक किया जा सकता है और उसको जीवन में उतारा जा सकता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भरत मुनि ने कहा था कि
कोई भी ऐसा दुनिया का चीज़ नहीं है जो नाट्य से नहीं दिखला पड़ता हो। ठीक है, इसीलिए कालिदास ने भिन्न रुचि वाले लोगों के लिए नाटक को एक सामान्य मनोरंजन का साधन बताया है। ठीक है, कि कोई भी वर्ण का लोग हो, साथ ही कोई भी रुचि के लोग हों, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, तो वो कोई भी लोग हों, सबके लिए नाटक क्या है, वो अच्छा है और एक मनोरंजन का साधन है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ श्लोक को बोलेंगे। देखिए, त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भवानुकीर्तनं नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकं लोकविर्तानुकरणं नाट्ये में तन्मया कृतम। ये जो है नाट्य शास्त्र में वर्णित है। किसके द्वारा वर्णित है? भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया श्लोक है, त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भवानुकीर्तनम। देखिए, इस त्रिलोक में जितने भी चीज़ हैं, ठीक है, जितने भी भाव हैं, नाना प्रकार के अवस्थाएं हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ है, उन सबका जो है अनुकरण वो नाटक के माध्यम से करना संभव है। और यही चीज़ हमने ऊपर भी देखा था कि भरत मुनि ने कहा था, भरत मुनि ने यहाँ पे कहा था कि ऐसा कोई भी ज्ञान शिल्प नहीं है जिसका वर्णन हम नाटक के द्वारा ना कर पाएँ। तो यही श्लोक है कि त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भवानुकीर्तनं नाना भावोपसम्पन्नं नाना अवस्था अंतरात्मकं लोकविर्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम। ठीक है, अच्छे से इसको याद कीजिएगा और बार बार इसको लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो श्लोक है वो है, न तद ज्ञानं न तत्शिल्पं न सा विद्या न सा कला न सा योगे न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन् दृश्यते। ये भी ये नाट्य शास्त्र के रचयिता जो हैं भरत मुनि, उनके द्वारा जो है ये श्लोक लिखा गया है। ठीक है, कि कोई भी ऐसा ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग नहीं है जो नाटक के द्वारा न उसका हम अनुकरण कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक है, नाट्यं भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम। अर्थात ये जो है विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए, जिनका जो भी रुचि है, उनके लिए ये क्या है, एक वरदान है। और वह जो है हर एक प्रकार का व्यक्ति इससे मनोरंजन पा सकता है। किसके द्वारा कहा गया है? महाकवि कालिदास के द्वारा। ठीक है, तो ये एक श्लोक है। तो इतने जो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक थे। अब लास्ट में हम लोग इसका जो कंक्लूज़न लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि उपर्युक्त लिखित यही कारण है कि साधारण व्यक्तियों के लिए भी काव्यों की अपेक्षा नाटक का आकर्षण प्रभावशाली होता है और इसी से नाटक कवित्व की चरम सीमा मानी जाती है। ठीक है, कि हर एक काव्यों में क्या है, दृश्य काव्य श्रेष्ठ है, यानी कि नाटक रूपक श्रेष्ठ है। इससे हर एक व्यक्तियों को मनोरंजन मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है, चाहे वो किसी वर्ग के व्यक्ति हों, चाहे वो किसी रुचि के व्यक्ति हों। ठीक है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं नाटकांत कवित्वम, यानी कि ये जो है हमारा जो नाटक है वो कवित्व की अंतिम चरम सीमा है, यानी कि इसके बाद और कोई कवि जो है, काव्य जो है वो नहीं मिलता है। और यही जो है हमारा नाटक, वो अंतिम चरम सीमा मानी जाती है कवित्व की। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। नाटक के उद्भव विकास को पढ़ ही लिया था हमने। आज हमने नाटक के गुण विशेषता के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे नाटकों के नाम सीखे होंगे। तो ठीक ऐसे ही आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और फिर इसको अच्छे से श्लोक को याद करिए और जो नाटक के बारे में एक सामान्य परिचय सा है उसको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, और इस तरह से एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 के नाम से कुछ ऐसा प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जैसे कि पार्ट 1 से संबंधित जितने भी हो सकते हैं, जैसे किस तरह से हमें लिखना है, और साथ ही और सारी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, जैसे महाकाव्य के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, इन सब के बारे में वीडियोज़ हैं। आप लोग उसको अच्छे से ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं और सिलेबस के मुताबिक
जो भी वीडियोज़ हैं वैसे तो उसमें सारा वीडियो सिलेबस के मुताबिक ही है, फिर भी अच्छे से उसको देख के और उसको पढ़िए। साथ ही किरात अर्जुनियम और मेघदूत का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, तो आपके सिलेबस में है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वो है, तो उसको अच्छे से देखिए और उसका भी अच्छे से अपना नोट्स बनाइए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।